लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? टू बॉडी ऑसिलेशन वाले केसेस कर रहे थे, है ना? आयुष पांडे आ गए क्या? हाँ, तुम देख लेना है। एंट्रोपी बहुत कम हो गई है। वो जाने दो, क्या कर सकते हैं। तुम अपना काम कर लेना है। ठीक, तो बच्चों लास्ट टर्न पे हमने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की बात की थी। मैं एक बार फिर से देख दूं, फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जीरो होता है। दूसरी बात ये थी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तीसरी बात ये थी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें लिखनी हो कभी ग्राउंड के फ्रेम में, तो हम किसी भी सिस्टम की 2 पार्टिकल का सिस्टम हो, 4 पार्टिकल का हो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखकर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड के फ्रेम में लिख सकते हैं। जहां पर ये वाला जो टर्म था, इसकी वैल्यू क्या थी? 1/2 मास इन टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, या पी सिस्टम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। ठीक है ना? तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी बच्चों। इसके अलावा हम लोगों ने फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कि मोमेंटम ऑफ आइदर पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इट इज म्यू टाइम्स वी रिलेटिव होता है, which is basically v1 minus v2. It is also mu times v relative, which is v2 minus v1. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास होती है 1/2 म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। इतनी बातें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस की थी इन द लास्ट लेक्चर। आई होप आप सभी को ये बातें याद है। अब एक प्रॉब्लम मैं वापस उठाना चाहूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जिसको हम लोगों ने ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व किया था। पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा, तो इसलिए बहुत फोकस्ड होकर समझिए सभी लोग, जितना नोट कर सकते हैं कर लीजिएगा, वरना बाद में नोट करिएगा। वॉइस बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, वॉइस धीरे कैसे आ रही है? देख लेना बेटा सलोनी, तुम्हारी वॉइस मतलब तुमने कम तो नहीं कर रखी? मैंने तो फुल कर रखी है यहाँ से। नो सर, मेरी भी फुल है। फिर भी कम कैसे? बाकी बच्चों को कैसी आ रही है आवाज? सर सही आ रही आवाज है। सही आ रही है। सही है सर। देख लेना, रीज्वाइन कर लेना अगर दिक्कत हो। चलो ओके सर। ये m मास का ब्लॉक है बच्चों, जैसे ये 3m मास का ब्लॉक है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 4v0 है और इसकी वेलोसिटी v0 है। और स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है। बहुत ध्यान समझना आप, ग्राउंड के फ्रेम में तो हम कर चुके हैं। आपको याद होगा कि ग्राउंड के फ्रेम में हम जब करते थे तो मैक्सिमम इलोंगेशन के वक्त इन दोनों की वेलोसिटी जो होती थी
वो सेम हो जाती थी। याद है किसी को? जल्दी बताएं भाई। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के समय दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती थी, और वही हो जाती थी जो सेंटर ऑफ मास की होती थी। मतलब ये सेंटर ऑफ मास की, बल्कि ये हमने दिखा भी दिया था कि मैक्सिमम इलोंगेशन के वक्त सेंटर ऑफ मास से देखने पर दोनों ब्लॉक कैसे दिखाई पड़ेंगे? रेस्ट पे। From the frame of reference of center of mass at the time of maximum deformation, both the blocks will appear at rest. ये लाइन क्लियर है बेटा? बिकॉज जितनी वेलोसिटी इस ब्लॉक की है उतनी ही वेलोसिटी इस ब्लॉक की है, उतनी ही सेंटर ऑफ मास की है। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। कुछ काम की बातें मैं और दिखाना चाहता हूं कि जैसे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पर, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, है ना, तो ये जीरो होने की वजह से। दूसरा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। दूसरा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। बहुत ध्यान समझना। और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 3m इंटू 4v0 प्लस mv0 डिवाइड बाई 4m। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है बच्चों, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ध्यान समझने वाली बात है। एक बात बताइए मुझे, यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस नजर से देखूं, ये देखिए, ग्राउंड के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के फ्रेम में, जो कि ये है टोटल मास है कैपिटल एम, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये वाला टर्म यहाँ चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में? ये वाली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी क्या? नो सर। नो सर। ये वाली काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज इसको चेंज करने के लिए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दिस पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी अफेक्टेड ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। इस क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, केवल ये वाला पार्ट चेंज हो रहा होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। मैं आपको एक लाइन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे होंगे, जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा इन डिटेल सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे होंगे, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होगा, डिफॉर्मेशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उतना ही मैक्सिमम इलोंगेशन होता है। तो जब भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। यानी कि एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास से आदमी ने देखा तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पे नजर आए, यानी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? जीरो है कि नहीं? बताओ बेटा, है कि नहीं जीरो? यस सर। अरे जब सेंटर ऑफ मास से देखने पे दोनों ब्लॉक तुम देख रही हो कहीं बैठ के, तुम्हें दोनों बॉडी रेस्ट पे नजर आ रही हैं, तो बेसिकली यू आर नॉट सीइंग एनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी अलग अलग थी। यहाँ पर अगर तुम सेंटर ऑफ मास में बैठो इनिशियल स्टेट में अगर तुम बैठो, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है यहाँ पर, तो दो हिस्से हैं। एक तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में है, और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिलेटिव में है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे यहाँ बैठोगे तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है वो जीरो नहीं होगी। तो अब देखिए बेटा, समझिए, ये वाली काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है। माइक ऑफ कर लो बेटा, किसका ऑफ है किसका ऑन है? ये वाली काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अलग है, इन दोनों ब्लॉक की अलग है,
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर दोनों का मोशन दिखाई पड़ रहा होगा, यानी देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बट इस मोमेंट ऑफ टाइम पे दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी वही होगी ग्राउंड के फ्रेम में जो सेंटर ऑफ मास की होगी। इसलिए सेंटर ऑफ मास को देखने पर ये दोनों बॉडी ये रेस्ट पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, यानी जो भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो हो गई, वो कहाँ चली जाती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुई होगी। क्योंकि ये वाला टुकड़ा चेंज नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिए, ये पार्ट नहीं चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलने की वजह से कांस्टेंट पार्ट होगा, दिस विल नॉट अफेक्टेड, ये हिस्सा चेंज नहीं होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में कतई कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि इस सवाल में जो स्प्रिंग में स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास होती है, वही दरअसल स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो और ये दो बॉडी सिस्टम के लिए हम पढ़ा चुके हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो भी दो समझिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के दो टुकड़ों में देख रहा हूं मैं, एक टुकड़ा वो रहा होगा जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक टुकड़ा वो होगा जो सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होगी। सेंटर ऑफ मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, वो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाओगे तो रेस्ट पे नजर आएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी दिखाई भी नहीं पड़ेगी, ना हमें उसकी जरूरत है। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में बैठने पे इन दोनों बॉडी का मोशन दिखाई पड़ेगा, और अभी मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि मोशन दिखाई कैसा पड़ेगा। पहले तो आप काम की बात समझ लो, बिल्कुल ज्ञान की बात बाद में बता दूंगा। तो आपने देखा कि जब एक्सट्रीम पॉइंट पर दोनों बॉडी पहुंची और दो मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन वाली सिचुएशन है, उस वक्त दोनों बॉडी रेस्ट पे दिखाई पड़ेगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास वाले ऑब्जर्वर को उस वक्त कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखाई पड़ेगी, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो हो जाएगी। तो जो पहले रही होगी वो कहाँ चली जाएगी, स्प्रिंग में चली जाएगी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। एक तरह से कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी, जो भी इनिशियली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, वो फाइनली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बस यही एक हमारा इसका बेहतरीन फॉर्मूला बन जाता है इन सारे सवालों का, और एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, v रिलेटिव देखिए सेम डायरेक्शन में है तो घटा लेंगे, 4v0 में जब ये पलट के दौड़ेंगे तो घट जाएगा बेटा, तो 4v0 माइनस v0 स्क्वायर के एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2, यही मैक्सिमम एलोंगेशन है, यही कंप्रेशन है। ये 3m/4 है तो ये 3m/8 आएगा और 9v0 स्क्वायर आएगा के एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2 तो ये आ रहा है 27/4 mv0 स्क्वायर बाई के। तो जितने भी क्वेश्चन हैं तुम इसे आसानी से इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था, एक लाइन में आप सारे सवाल करोगे, यूज दिस फॉर्मूला। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, स्प्रिंग रिलैक्स मिले, तो यू आर बेसिकली अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। ठीक है, लेकिन समझ लो अच्छे से कि क्यों लगा रहे हो। मैं फिर मतलब 2-3 बार तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी आप समझ सकते हो कि आपका ये वाला जो हिस्सा है काइनेटिक एनर्जी का, वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला हिस्सा कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस मोशन में सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में फटाक से इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आप जल्दी से निकाल दीजिएगा। इसकी वेलोसिटी v0 इधर दे दी हमने, ये 2m है, इसकी वेलोसिटी 3v0 इधर दे दी। अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, फाइंड आउट एक्स मैक्स।
चलिए फटाफट कॉपी में सॉल्व करिए इसको यूजिंग फॉर्मूला। एट वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 एम वी नॉट स्क्वायर। बत्तीस बटा 3 एम वी। ओके, म्यू की वैल्यू क्या है? m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m। 1/2 2m/3। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 3v0 प्लस v0 हो जाएगी। सर ऊपर 2m स्क्वायर होगा। सही है अरे सर। देखो ध्यान से ध्यान से देखो, नीचे से एक m उड़ा भी तो दिया हमने। हाँ चलो इसको सॉल्व करो। ये m/3 इंटू 16v0 स्क्वायर तो ये आ रहा है 8 कहाँ आ रहा है? तो 32 आ रहा है। Yes, sir. यस Yes. 32 mv0 स्क्वायर बाई 3 का अंडर। यस सर। तो बाहर निकाल लिए। अच्छा अच्छा चलिए भाई, तो इसको आप डायरेक्टली इस तरह से कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में मोशन कैसा, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली आप क्या इस इक्वेशन से आप समझ क्या पा रहे हैं? इस इक्वेशन से आप ये समझ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि फाइनली जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो रहा है तो दोनों बॉडी सेंटर ऑफ मास को काय पे दिखाई पड़ रही? रेस्ट पे। तो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलॉन्गेशन दोनों इक्वल होंगे बेटा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इस सवाल में दोनों सेम होते हैं। अभी मैं विजुलाइज करा दूंगा। तो जब भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तब उस वक्त कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर एनर्जी तो कंजर्व है। यानी जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थी, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है टू बॉडी सिस्टम की? 1/2 म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। वो सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, है ना? और जब आप बच्चों सेंटर मास के फ्रेम से देख रहे हो तो आपको सेंटर मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी तो छुप जाएगी, वो दिखाई नहीं पड़ेगी, और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होगी यहाँ पे। उसे चेंज करने के लिए तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं 5-5 7-7 बार बोल रहा हूँ। वैसे मेरी आदत नहीं 5-7 बार बोलने की, ठीक है ना? तो आप इस बात को समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए मैं जरा सा मोशन को एनालाइज करता हूँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा होता है, तो एक्चुअली हम आपको एसएचएम में डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक बैच में एसएचएम चल भी रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसे टू बॉडी एसएचएम भी कहा जाता है। तो इसे हम डिस्कस कर रहे होंगे वेरी सून। तो फिर भी आप एक बार एनालिसिस कर लो, चूंकि एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ध्यान समझ लो। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं बेटा, मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये m मास है, ये 2m मास है। इसकी वेलोसिटी में ले लेता हूं 4v0 और इसकी वेलोसिटी में ले लेता हूं v0। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोशन आइए समझते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसको जितना अच्छा कहा जाए उतना कम है। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग बेटा। सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास के मोशन में देखना है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और जरा मिलके निकालते हैं।
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, 3v0 आएगी। क्लियर है सभी को फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, 0, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल फ्रेम हो गया, नो सूडो फोर्स विल बी अप्लाइड। क्योंकि सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 कैसे हम निकाल रहे हैं बेटा, हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेंटर मास को एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए सेंटर मास, इस सिस्टम का सेंटर मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इतनी कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। अब सुनो, ए की वेलोसिटी अगर बी के रिलेटिव में लिखनी हो तो बेसिक फॉर्मूला होता है ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में माइनस बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव। ग्राउंड नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ग्राउंड ही है। इसी प्रकार से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखने का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट। चूंकि मुझे मोशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो मैं किसी भी बॉडी में जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटाऊंगा तभी बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाऊंगा, वह सेंटर ऑफ मास पे मच्छर बन के बैठ जाऊंगा, तो मैं सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे मान लूंगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटा दूंगा दोनों बॉडी में, जिससे मुझे बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आ जाएगी। आइए ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3v0 राइट की तरफ है, तो जब घटाओगे तो पलट के लेफ्ट में लगेगी। आओ देखते हैं, जरा घटा के देखते हैं। अब यहां मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपको मोशन दिखाता हूं कि शुरुआत में जो आदमी सेंटर ऑफ मास पे बैठा होगा उसे बॉडी का मोशन कैसा दिखाई पड़। बच्चों 1 मिनट जग गए? अरे यस, ये जग गए हैं। चलिए बच्चों, बैक टू द डिस्कशन। तो हम ये कह रहे थे कि सेंटर ऑफ मास के ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई पड़ेगा। लेट मी सी, यहां सेंटर ऑफ मास है सपोज दैट बेटा, और हम बैठ गए सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में बैठ जाएंगे। सबसे पहला जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जाते हैं उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। और देखिए ध्यान समझिएगा, ये ऑब्जर्वर जो सेंटर मास का होगा, ही हिमसेल्फ इज मूविंग विद वेलोसिटी 3v0। अब इस ब्लॉक को कैसा देखेगा देखना, इसकी वेलोसिटी v0 है और इसकी 3v0 है, तो 3v0 जब मैं घटाऊंगा तो पलट के लेफ्ट की तरफ आएगी। वेक्टर घटाने का मतलब होता है पलट कर जोड़ना बच्चों। तो 3v0 में v0 जब जोड़ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो पलट के रिवर्स डायरेक्शन में 2v0 आ जाएगी बेटा। इसका मतलब ध्यान से सुनो, जो ब्लॉक v0 वेलोसिटी से राइट में जा रहा था, सेंटर ऑफ मास पे बैठे मच्छर को देखने पर या मच्छर से देखने पर ये बॉडी ऐसी महसूस होगी 2v0 से लेफ्ट जा रही। मतलब ये v0 तो ग्राउंड के फ्रेम में थी, पर सेंटर मास के फ्रेम में 2v0 लेफ्ट की तरफ हो गई। और देखो जरा, इस वाले की बात अगर करें तो इस वाले की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4v0 है, और जब हम इसे 3v0 पलट कर देंगे
ये 4v0 राइट में थी तो घटाएंगे तो पलट के 3v0 देंगे, तो इधर की तरफ v0 होगी, ठीक है ना। 4v0 माइनस, अब देखो एक चीज चेक कर लो, इस बॉडी का मास बच्चों m है, इस बॉडी का मास 2m है। अब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम देखो जरा सेंटर मास के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट वाली बॉडी का है -2mv0 और राइट वाली बॉडी का है +2mv0, नेट मोमेंटम 0 है। क्या हमने अभी अभी पढ़ा नहीं था कि सेंटर मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 होना चाहिए? यस सर। Yes, sir. इसीलिए बेटा देखो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, यस कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चलिए, तो बेटा सेंटर मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम देखो, एक बॉडी लेफ्ट जाती नजर आ रही है, एक राइट जाती नजर आ रही है। अब ग्राउंड के फ्रेम से मत देखना, अब तुम कहाँ खड़े हो? सेंटर मास पे खड़े हो। मैं बस विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो पहले सॉल्व करा दिया। यानी बेसिकली सेंटर मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट मोमेंटम 0। मान लो ये 0 ना आता तो तुम समझ जाते गलत हो गया है, आगे मत सॉल्व करो, क्योंकि आंसर गलत ही आएगा, पहले से गलत कर बैठे हो आप हैं। बट हमारा यहाँ -2mv0 है और यहाँ +2mv0 है, तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन करेक्ट किया है, हमने कोई गलती नहीं की है। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है भाई। तो अब आप समझो मोशन कैसा होगा, बहुत ध्यान समझना। एक बात आपको पता ही है कि सेंटर मास के रिलेटिव में मोमेंटम हमेशा 0 रहना है। इसका मतलब जब ये बंदा थोड़ी देर बाद और देखेगा किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन पे, ये ब्लॉक लेफ्ट में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मान लो ये लेफ्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है x1, इसका राइट में डिस्प्लेसमेंट होता है x2, और ये ब्लॉक यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। अब सेंटर मास तो रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी किस एनी टाइम v1 दिखाई पड़ रही है, इसकी वेलोसिटी एनी टाइम v2 दिखाई पड़ रही है। तो मोमेंटम हमेशा 0 रहना है। 0 रहने का मतलब है mv1 की वैल्यू 2mv2 के बराबर रहनी है हमेशा, या m1v1 इक्वल टू m2v2 में लिख दो इन जनरल। क्योंकि जितना मोमेंटम, अगर मैं इसको m1 मान लो, चलो m है ये, और ये m2 मान लो जो कि 2m है, तो m1v1 का नेगेटिव मोमेंटम और m2v2 का पॉजिटिव मोमेंटम मिला के 0 रहना है सेंटर मास के फ्रेम में मोमेंटम। इसका मतलब बेटा कि m1v1 इक्वल टू m2v2 रहेगा ऑलवेज सेंटर मास के फ्रेम में। इसका ये भी मतलब हुआ कि जब एक ब्लॉक जिस मोमेंट पे एक की वेलोसिटी v2 0 होगी, उसी मोमेंट पे v1 0 होगा, या v1 0 होगा तो v2 0। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्लॉक रुक जाए और एक चलता रहे सेंटर मास के फ्रेम में। दूसरी बात ये भी देखो कि सेंटर मास के फ्रेम में वो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। अब जब सेंटर मास रेस्ट पे है, उस पर मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटर मास पे ही खड़े हो तो मूव कैसे करेगा। तो जो m1 है उसका डिस्प्लेसमेंट -x1 है, और m2 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट +x2 है, 0 कर दो। यहां से एक रिजल्ट और आ रहा है, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। ये भी बड़ा फेमस रिजल्ट और ऑलवेज ट्रू होगा, याद रहे। x1 x2 क्या है बच्चों? x1 x2 है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दोनों बॉडी के। v1 v2 क्या है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों के वेलोसिटी। इसी तरह से m1 a1 बराबर m2 a2 रहेगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। ये है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, a1 a2 जो है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। खैर मुझे ये समझाना था मोशन कैसा हो रहा, काम की बातें सब समझते चलो। यानी जो आदमी सेंटर मास बैठा होगा उसे ऐसा लगेगा ये बॉडी इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, ऐसे ये उसी समय ये इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, और ये इधर जाते 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 एक समय रुक जाएगी, एक समय रुक जाएगी। उसी मोमेंट पे ये भी अपना जाते जाते यहाँ रुक जाएगी। तो कुछ ये इधर चली जाएगी, बेटा पॉइंटर बहुत ध्यान से देखना, ये वाली बॉडी इधर जाते जाते रुक जाएगी और ये वाली बॉडी भी इधर जाते जाते रुक जाएगी। एक साथ रुकेंगे, जब ये अपनी एक्सट्रीम पे होगी तो ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। ये मीन पोजीशन कहलाती है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। एसएचएम पढ़ाएंगे तब ये मीन पोजीशन बनेगी, और ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा मीन और एक्सट्रीम के बीच का गैप। अधिकतम ये बॉडी सेंटर मास के फ्रेम में कितना इधर जाएगी। और ये अब बात को ध्यान समझो, सेंटर मास के रिलेटिव में मोमेंटम हमेशा 0 रहना है, और m1 v1 बराबर m2 v2 रहना है।
तो जिस पल ये बॉडी रुकेगी ठीक उसी पल ये जाके इधर रुक जाएगी, तो थोड़ा और ये दोनों मूव कर जाएंगी। देखो जरा, तो ये इधर दिखाई पड़ेगी, ये इधर दिखाई पड़ेगी, और ये सेंटर स्प्रिंग में काफी इलोंगेशन हो चुका है। आदमी सेंटर ऑफ मास में बैठा है, खुद को रेस्ट पे समझ रहा है, और इस पोजीशन से मान लेते हैं ये दोनों बॉडी गई थी। ये मैक्सिमम A1 चलेगी इधर, ये मैक्सिमम A2 चलेगी। हालांकि ये M1 A1 बराबर M2 A2 होगा, आप अच्छे से समझ गए हो, M1 X1 बराबर M2 X2 से। और ये जिस मोमेंट पे ये बॉडी रुकेगी उसी मोमेंट पे ये बॉडी रुकेगी। यानी ये बॉडी शुरुआत में, ये वाली बॉडी शुरुआत में यहाँ थी, 2v0 से इधर जा रही थी, 2v0 घटते 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 0 हो गई, इसकी v0 से घटते 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 0 हो गई, है ना। तो यही मैक्सिमम इलोंगेशन का वक्त होता है बेटा, यही मैक्सिमम इलोंगेशन होता है। अब आप देख सकते हो कि जब मोशन का शुरुआत हुआ था बहुत अच्छे से देख समझना बेटा, ये जेईई एडवांस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट को आर्टिकल है बेटा। तो क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन बिना समझे नहीं कर पाओगे। सेंटर ऑफ मास पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी। देखो v0 स्पीड थी, 2v0 स्पीड थी। अब इनको छोड़ दो, है इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जोड़ोगे तो ये वही आएगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, चूंकि अब जो वेलोसिटी तुमने कन्वर्ट कर ली है, ये 2v0 और ये v0, ये सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में है, तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल भी दोगे तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर के बराबर आएगा। मैं भी निकाल के दिखाऊंगा। यहां पर ये जो A1 प्लस A2 है, यही दरअसल x मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम एलोंगेशन है, ठीक है। तो ये आपको पता। अब कहानी यहां रुकेगी नहीं बेटा, कहानी यहां रुकेगी नहीं। देखिए फिर विजुलाइज करिए, ये मान लेते हैं यहां तक जा रहा है, ये यहां तक आ रहा है। अब आप समझिए, ये बॉडी की वेलोसिटी 2v0 से घटते 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 0 हो गई, ये v0 से घटते घटते एक साथ 0 हो गई। अभी ये वाली बॉडी फील करना जरा, यहां पहुंच गई, और ये वाली बॉडी चलो यहां पहुंच गई। अब ये बॉडी लौटेगी वापस, स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग खींच चुका है, फोर्स लगाएगा, तो वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, यहां फिर पहुंचेगी। उसी मोमेंट पे ये वाली बॉडी फिर यहां पहुंच जाएगी। जब ये यहां पहुंचेगी बेटा, तो फिर इसकी वेलोसिटी 2v0 हो जाएगी, लेकिन इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में होगी, और इसकी वेलोसिटी v0 होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। अब की बार ये अंदर आएगी, अंदर आएगी, अंदर, और जितना बाहर गई थी उतना ही अंदर आएगी, फिर अंदर आएगी, अंदर आएगी, ये भी इधर आ रही होगी, अंदर आएगी, अंदर आएगी, और मान लो ये यहाँ पर तक आके, यहाँ तक आकर के ये फिर रुक जाएगी। तो जब ये ऐसे इधर आकर, A1 अगर इधर गई थी तो थोड़ी जगह कम है पर मैनेज कर लेना, उतना ही लेफ्ट आएगी, राइट आएगी। जब ये राइट आ रही होगी तो इसे लेफ्ट आना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम 0 रहना, गौर फरमाइए, मोमेंटम 0 रहना है। ये राइट आएगी, राइट आएगी, राइट आएगी, यहाँ पर आके रुक जाएगी, और ये भी राइट, लेफ्ट आएगी, लेफ्ट आएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। तो जितना ये लेफ्ट गईगी उतना ही राइट आएगी, जितना ही राइट गई थी उतना ही लेफ्ट आएगी। इसलिए जितना मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होगा शुरुआत में, बाद में उतना ही कंप्रेशन होगा। यहाँ एक पल के लिए रुकेगी बॉडी, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर इधर जाएगी, ये ऐसे। तो इस तरह से ये यहाँ सिस्टम करती रहेगी, और ये वाली बॉडी यहाँ पर ऑसिलेट करती रहेगी। ये 2 बॉडी सिस्टम होता है बच्चों। तो ये पूरा आपको विजुलाइज कराना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इस बॉडी की इस वेलोसिटी कहां से कहां वेरी करेगी, तो अभी -2v0 से घटते घटते 0 हुई, 0 से बढ़ते बढ़ते 2v0 होगी, फिर 2v0 से घटते घटते 0 हुई, 0 से बढ़ते बढ़ते -2v0 हुई, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। यानी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इस बॉडी की वेलोसिटी -2v0 से +2v0 के बीच में वेरी करेगी, उनके बीच की सारी वैल्यू अचीव करेगी। ये v0 से बढ़ते बढ़ते घटते घटते 0 हुई, 0 से फिर बढ़ते बढ़ते -v0 से स्पीड घटते घटते 0, फिर 0 से v0। तो इसकी वेलोसिटी -v0 से +v0 के बीच में वेरी करेगी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ मोशन होगा, ये यहाँ ऑसिलेट कर रही होगी, यहाँ ऑसिलेट कर रही होगी। बस ये ध्यान रखना, जब ये लेफ्ट जा रही होगी तो ये राइट जा रही होगी, जब ये राइट आ रही होगी तो ये लेफ्ट आ रही होगी, बिकॉज मोमेंटम बच्चों 0 रहना है। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चली गई तो मोमेंटम जुड़ जाएगा और वो 0 नहीं होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है बेटा। अब मैं आपको देखो, विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक से लगा लूं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक से लगा लूं, तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम में,
m मास है, 2v नॉट स्पीड है, 2m मास है, v नॉट स्पीड है। मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, किस फ्रेम में, सी फ्रेम में लगा रहा हूँ। तो जो 2m वाला मास है उसकी स्पीड v नॉट है, जो m वाला मास है उसकी स्पीड 2v नॉट है। देख लो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ना लिख देना, m वाले की 2v नॉट है, 2m वाले की v नॉट है। और स्प्रिंग में भी रिलैक्स है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली क्या है, स्प्रिंग जब मैक्सिमम एलोंगेशन में आ रहा है इस पोर्शन में, ये दोनों रेस्ट पे दिखाई पड़ रही है, तो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी। दरअसल ये जो टुकड़ा लिखा है ना, ये बेटा तुम देखना, ये 1/2 म्यू वी रिलेटिव के बराबर ही आएगा। अभी मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये है 4/2 और 2/2 6/2, 3mv नॉट स्क्वायर हो जाएगा ये, 4 और 2, हाँ ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो x आ रहा है अंडर रूट के अंदर 6m/k और बाहर v नॉट आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है। देखो बिना फॉर्मूले के किया, बेसिक से किया है बिल्कुल। अब मैं फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। 1/2 म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, म्यू क्या है, म्यू है m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m। वी रिलेटिव देखना जरा, वी रिलेटिव देखना जरा, वी रिलेटिव बेस बिल्कुल ऊपर चले जाओ। इसकी 2v नॉट 4v नॉट है, इसकी v नॉट है, तो 4v नॉट माइनस v नॉट, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 3v नॉट है। इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये देखो 1/2 है, ये 2m/3 है, ये 9v नॉट स्क्वायर है, और ये के एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, 3 3 जा 9, और 2 ये वाला 2 आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6m/k हो जाएगा, और v नॉट बाहर रहेगा x। सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये वाला फॉर्मूला जब भी एग्जाम में एक्स मैक्स निकाल लो तो इसी से करो। लेकिन ये मैं आपको विजुलाइज कर रहा था कि ये दरअसल जो आप अभी बेसिक से सॉल्व करे हो, ये वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला बना रखा है। ये दरअसल हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर ही है। बस थोड़ा सा मोशन आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्या हो क्या रहा है, सेंटर ऑफ मास वाले आदमी को आखिर दिखाई क्या पड़ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास वाले आदमी को आखिर दिखाई पड़ रहा है इस तरह का मोशन दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का। ये ऑसिलेशन ऐसे ऐसे, इसका भी ऑसिलेशन ऐसे 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 दिखाई पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ बहुत ध्यान समझो, ए की वेलोसिटी पूछूं, ए की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ए लेफ्ट वाला ब्लॉक कहां से कहां बिलोंग करेगी, तो आप कहोगे सर -2v नॉट से +2v नॉट के बीच में बिलोंग करेगी। अगर मैं कहूं बी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कहां से कहां बीच में बिलोंग करेगी, कोई बोलेगा कहां से कहां बीच में बिलोंग करेगी? -v नॉट से -v नॉट से V नॉट से V नॉट, -v नॉट से v नॉट बिलोंग करेगी। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी की स्टोरी है। अब इसमें बनता है बेस्ट क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, जिसके लिए पूरा मोशन कराया है, जहर सवाल बनता है। पूछा जाता है, इसी ऊपर वाले आर्टिकल को ले रहा हूं, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स with respect to ground frame of reference, या with respect to ground। तो हमें पता है पहले वाले की वेलोसिटी सेंटर मास के फ्रेम में -2v नॉट से +2v नॉट वैरी करेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में 3v नॉट है, जो कि कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। दूसरे वाले की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में -v नॉट से +v नॉट बिलोंग करेगी, है ना। अब सुनो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले तो हम, अगर सिर्फ यही सवाल पूछा जाए, अगर सिर्फ यही सवाल पूछा जाए तो ये सब एनर्जी एनर्जी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, कितना पार्ट प्रोसेस करेंगे, सीधे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जाएंगे, ये वाली वेलोसिटी घटाएंगे इसमें तो 2v नॉट आ जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी घटाएंगे तो v नॉट आ जाएगी, ये पता चल जाएगी। फिर हमें पता होगा कि यही वेलोसिटी 0 होगी, -2v नॉट होगी, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी करेगी, इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ऐसे वेरी करेगी। इतना करने के बाद ये कहानी पे आ जाएंगे।
हमें ग्राउंड के रिलेटिव में बताना है। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में कोई मैक्सिमम पूछेगा तो 2v0 बोल देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, ग्राउंड के रिलेटिव में स्पीड बतानी, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की मिनिमम वैल्यू आप नेगेटिव नहीं लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो कम से कम, अगर 0 हुई है तो सुनो, पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा किसी भी बॉडी की, अभी लिखा था सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वेलोसिटी होगी बॉडी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में। पर हमें बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में पता है और ग्राउंड के रिलेटिव में पूछी गई है, तो इसको घुमा के इधर ले आते हैं, इसको ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। तो किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में वेलोसिटी जुड़ जाएगी। अब ध्यान सुनना, जैसे ए की वेलोसिटी जज करनी है, अब बहुत ध्यान समझना बेटा, ये वाली वेलोसिटी 3v0 कांस्टेंट है, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है 3v0, इसको मैंने 3v0 लिख दिया, ये कांस्टेंट है बेटा। ये वेरी कर रही, जरा बताइएगा, ये वेरी कर रही -2v0 से +2v0 के बीच में, सारी वैल्यू अचीव कर रही है। जब ये -2v0 होगी तो ये +v0 आएगा पूरा का पूरा, ये +v0 आएगा। और जब ये +2v0 होगी, ये वाली वैल्यू रखोगे तो ये 5v0 आएगा। क्या ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में बिलोंग करेगी? बता सकते हो कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगी? V0 से 5v0 V0 से 5v0। तो बताओ जरा, नेगेटिव कभी 0 होगी क्या? कभी 0 होगी क्या? ये वाली वैल्यू कभी 0 होगी पूरी? नो सर नहीं होगी। यानी बॉडी ए वाला जो ब्लॉक होगा उसकी वेलोसिटी V0 से 5v0, मिनिमम V0 होगी। ग्राउंड के फ्रेम में बात निकाली आंसर, यानी जो आदमी जमीन पे बैठा होगा उसको ये वाली बॉडी की मिनिमम स्पीड V0 और मैक्सिमम 5v0 दिखाई पड़ेगी, 0 कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। यानी इस प्रश्न का एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेफ्ट पहला वाला ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक था ए और ये जो ब्लॉक बी, तो देखो इसकी ये जो देख रहे हो ना, ये मिनिमम स्पीड है V0 और मैक्सिमम कहां तक जा रही है? 5v0 तक जा रही है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला जो ब्लॉक होगा ये कभी लेफ्ट की तरफ जाता दिखाई नहीं पड़ेगा ग्राउंड के ऑब्जर्वर को। सेंटर मास वाले ऑब्जर्वर को तो दिखाई पड़ रहा है, बिंदास देखो जा रहा है, पर जमीन के ऑब्जर्वर को ये वाला बॉडी कभी लेफ्ट की तरफ नहीं जाता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो रही बेटा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम स्पीड का आंसर हो गया, ए की मिनिमम स्पीड का आंसर हो गया V0 और मैक्सिमम का आंसर हो गया, यस बेटा। सर ऑक्सिलेटरी मोशन तो केवल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दिखेगा। हाँ बेटा, ऑसिलेटरी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दिखेगा, एसएम में पढ़ाएंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में केवल पीरियोडिक मोशन दिखाई पड़ता है। ऑसिलेटरी एंड एसएचएम मोशन जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होता है। ओके सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा। क्या सर यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हो, ये तो रिकॉर्डिंग देखना बेटा तुम, ये वैसे भी इतना डिफिकल्ट पार्ट है, रिपीट ना करो बेटा इसको। नहीं सर, केवल यही वाला जो लास्ट का आपने करा मिनिमम स्पीड। चलो अच्छा देख लो, इसमें हमको किसी ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड बतानी है। तो हमने कहा कि बॉडी की स्पीड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं बॉडी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर बॉडी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो बॉडी की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ला करके इसको जोड़ सकते हैं। चूंकि हमको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों बॉडी की जानकारी है, यानी ये वाली चीज पता है, ये वाली चीज पता है, इसके बारे में कमेंट करना है। तो एनी बॉडी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उस बॉडी की स्पीड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस सेंटर ऑफ मास की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये अब हमने जैसे ब्लॉक ए के बारे में कहा, तो ब्लॉक ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमने ये कहा ये वाली जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है 3v0 और ये वेरी कर रही है। तो ये कहां से कहां वेरी कर रही है? -2v0 से +2v0, इनके बीच में सारी वैल्यू अचीव कर रही है। तो जो ये -2v0 जब यहाँ रखोगे, -2v0 जब यहाँ रखोगे तो ये 3 और -2 जुड़ करके v0 बन जाएगा। और जब +v0 रखोगे, सॉरी +2v0 रखोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे तो 5v0 बन जाएगा। तो हमने कहा
कि ग्राउंड के रिलेटिव में जो ए की वेलोसिटी होगी वी नॉट से 5 वी नॉट के बीच में ही वेरी करेगी, वी नॉट से कम नहीं होगी, 5 से ज्यादा नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव ना होने का मतलब है कि वो जो वाला बॉडी, वो जो ए वाली बॉडी है, वो जमीन से देखने पे, ग्राउंड से देखने पे कभी नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन करती हुई दिखाई ही पड़ेगी। अगर ये बीच में नेगेटिव भी हो रहा होता तो हम कहते हैं कि नहीं, लेफ्ट राइट दोनों दिखाई पड़ेगा। जैसे ब्लॉक बी के बारे में आइए जज करते हैं, शायद इसके बारे में कुछ कहा जा सके। तो बी की वेलोसिटी जो होगी वो सर। आप देखिए, हाँ बेटा। सर वो 3v0 बता दीजिएगा एक बार, कैसे निकाला? अरे वो तो सेंटर मास की निकाल के बैठे हैं, देखो ये निकाले नहीं थे शुरू में, अच्छा, ये क्या ऊपर निकाल के वाले बैठे हैं? क्वेश्चन से। उसी ऊपर क्वेश्चन वाले, के डिफरेंस, ठीक है। उसी ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बदल देंगे इतना बड़ा आर्टिकल। यस आइए सर। देखिए, ब्लॉक बी की वेलोसिटी सेंटर मास के रिलेटिव में प्लस सेंटर मास की ग्राउंड के रिलेटिव में। अब देखो बी की वेलोसिटी कहां से कहां वेरी कर रही है, माइनस वी नॉट से वी नॉट। तो माइनस वी नॉट से वी नॉट वेरी कर रही है, तो यहाँ पर ग्राउंड के फ्रेम में जो वेलोसिटी बिलोंग करेगी, माइनस वी नॉट 2v0 रखोगे तो 2v0 है, और प्लस वी नॉट रखोगे तो 4v। फोर वी हाँ, नॉट, तो 2v0 से यानी मिनिमम स्पीड क्या हो गई, 2v0, और मैक्सिमम क्या हो गई, 4v0 हो गई। फोर वी नॉट। तो बताओ जरा, क्या ये वाली बॉडी कभी लेफ्ट जाती हुई नजर आएगी? नो सर। ये भी कभी लेफ्ट, कभी कभी रेस्ट पे आएगी ये बॉडी मोशन के दौरान ग्राउंड के फ्रेम में? नो सर। कभी कभी रेस्ट पे नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू बॉडी ऑसिलेशन। इसमें सारे कॉन्सेप्चुअल, अभी हमने बस एसएचएम वाले छोड़ करके इसमें बहुत वेरी, मतलब ये पूरी फिजिक्स में अगर टॉप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएं पूरी फिजिक्स में 11 12th की, तो उनमें से टॉप 5 में ये क्वेश्चन आता है, ये मान के चलो। इसमें इतने वेरिएशन बनते हैं सवाल में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे मैंने लास्ट ईयर कुछ एडवांस के पहले 1 2 वीडियोस भी बनाए थे, 10 10 15 15 मिनट के, जिनमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की। तो वो मैं 2 या 3 वीडियो हैं 10 10 मिनट के, दोनों भेज दूंगा ग्रुप पे, तो सब लोग देख लेना। यही प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं हमने उसमें। एक बस अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से तसल्ली से मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करके दिखाओ, ये है 5v0, ये है 3v0, ये ए है, ये बी है, ये स्प्रिंग है, रिलैक्स है। हमें आपको बताना है फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस मुझे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकाल के बता दो। चलो आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है।
सर ए का है -3v0 से 9v0 और बी का है v0 से 5v0। देखते हैं, लेट्स सी। मिनिमम मैक्सिमम बताओ, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, एब्सोल्यूट आंसर बताओ। ए की मिनिमम -3v0, मैक्सिमम 9v0 और बी की v0 और मैक्सिमम 5v0। अगली क्लास में 8 बजे ही स्टार्ट करूंगा, ये लेट से बहुत ज्यादा लेट हो जा रही, लेजीनेस, सर्दी और नींद बहुत गलत चीज है। सर अब तो कम हो गई सर्दी। कहाँ कम हो गई, मेरे यहाँ तो बहुत पड़ रही है। सर्दी आई थी, बोली उठो मत जाना, मैं बहुत पड़ रही हूँ आजकल। सर पहले से मतलब जो पीक पे भी पड़ी थी उससे तो कम ही है। नहीं नहीं, तुम अंदर हो, मुझे लगता है रजाई के अंदर से बात कर रहे हो। नहीं सर। अरे पेन कहाँ गया? आओ लेट्स सी, जरा बताओ सेंट्रम मास की वेलोसिटी कितनी आई? 3v0। 3mv नॉट माइनस 3mv नॉट अपॉन 4m। 3v नॉट आ गई, वेरी गुड। राइट में या लेफ्ट में? राइट। राइट में आ गई, वेरी गुड। अब इसमें क्या है, सेंट्रम मास पे गए, 3v नॉट लेफ्ट में दे दी तो इसकी हो गई 6v नॉट, और इसकी 3v नॉट दे दी तो इसकी हो गई 2v नॉट। अरे हो गई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आप देखो, तो सेंट्रम मास की खुद की 3v नॉट है, तो ये ए ये बी। अब ए की वेलोसिटी सेंट्रम मास के रिलेटिव में वेरी करेगी -6v नॉट से +6v नॉट के बीच में, और बी की वेलोसिटी सेंट्रम मास के बीच रिस्पेक्ट में वेरी करेगी -3v नॉट से +3v नॉट। तो इसमें से +3v नॉट जोड़ दो सेंट्रम मास वाली, -2v0 से +2v0। अब ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी, इसमें 2v नॉट 3v नॉट जोड़ दो ये वाला, तो 3 जोड़ोगे तो -3v नॉट से +9v नॉट के बीच में वेरी करेगी। इसमें 3v नॉट जोड़ोगे तो 3v नॉट से 5v नॉट होगी, तो इसकी मिनिमम v नॉट होगी, मैक्सिमम ये होगी। अब देखो यहाँ मैक्सिमम तो ये है, पर इसमें ए की मिनिमम स्पीड बतानी है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो 0 लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ ए बिलोंग करेगी 0 से 9v नॉट, समझना बात, वेलोसिटी थोड़े ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो यहाँ मिनिमम का आंसर आप -3v नॉट नहीं लिख सकते। हाँ यहाँ तो चूंकि नेगेटिव नहीं हो रही है तो मिनिमम v नॉट ही होगी, पर यहाँ -3 से +9 का मतलब है बीच में 0 भी होगी, कहीं नेगेटिव में भी बॉडी मोशन करती दिखाई पड़ेगी, पॉजिटिव में भी दिखाई पड़ेगी। अरे समझ रहे हो नालायक को? यस सर। तो
लेफ्ट Yes, वाले sir. ब्लॉक का मिनिमम स्पीड पूछा जाए तो 3v0 ना लिख देना, 0 होगी बेटा। -3 से +9 के बीच की सारी वैल्यू अचीव करेगी, और -3 और +9 के बीच में शून्य भी आता है बेटा, आता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो मिनिमम हाँ. इसीलिए ये सवाल कराया है। 0 वाले केस में फंस जाते हैं जाके, तो 0 वाले केस में फंसना मत, ठीक है। तो चलो बढ़िया, ओके है मामला। अभी कल परसों से फिर देखते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं। अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, कोलिजन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। कब? परसों 8 बजे की क्लास स्टार्ट कर देंगे। परसों तो संडे हमें लगता है। यस सर। हाँ, तो Yes, जो भी अब अगली क्लास होगी, हो सकता है संडे को हो, अगर नहीं होगी तो 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। अब टेस्ट यार 4-5 दिन बाद कोचिंग खुली जानी है, तो आराम से ऑफलाइन में ही लेंगे टेस्ट। केसेस तो सब खत्म हो गए, कोरोना 4-5 दिन में खुल रही ना कोचिंग। क्यों, पता है तुम लोग को? नहीं सर, पता तो नहीं तो है। 23 से था. हाँ, 23 से मोस्ट प्रॉब्ली खुल जानी चाहिए। महाराष्ट्र, दिल्ली हर जगह तो खोले दे रहे हैं, तो अब यूपी में तो केस भी नहीं है उतने, Yes. है ना। इसीलिए तो आराम से पढ़ाने के, सारा ऑनलाइन में हो जाएगा, तो फिर ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में तुम लोग पढ़ते हो, समझ में आता है कि पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में इसलिए ज्यादा कंटेंट नहीं कवर कर रहे हैं। यस सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। Thank you, नाउ sir. दो सब लोग हैं, Thank you, नहाते sir. तो हो गए नहीं। नहीं सर।